हम इस समय लखनऊ से कलकत्ता की ओर बढ़ रहे हैं। जी, ठीक सुना आपने, कलकत्ता। पश्चिम बंगाल में इलेक्शन अपने चरम पर है और 3 अगर ऐसे नेता हैं जिनको कि ममता बनर्जी हर एक रैली, हर एक पदयात्रा या फिर हर एक रोड शो में, या मैं कहूँ हर क्षण भूलती नहीं, तो वो हैं देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, और तीसरे हैं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बाबा, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज जब हम आपसे बात कर रहे हैं, पिछली बार जब किए थे तो हमारे 2 चैनल थे, अब हमारा एक रिपब्लिक बांग्ला भी शुरू हो गया है और उसमें भी ये लाइव दिखाया जाएगा। बाबा, जब एक प्रदेश का मुख्यमंत्री एक दूसरे प्रदेश में जाता है, मुझे याद है जब आप जीत के, जब आप मुख्यमंत्री बने, उसके बाद आप केरल गए जहाँ आपने बहुत लंबी पदयात्रा की थी, तब भी आपने कहा कि मैं यहाँ कुछ और नहीं, मैं सिर्फ यूपी का मॉडल लेने आया हूँ। लेकिन ममता बनर्जी कहती हैं कि यूपी का कोई मॉडल ही नहीं है। वो कहती हैं कि जो यूपी है वहाँ तो है क्या, सब कुछ तो बंगाल में है। तो आप फिर जाके क्या बात करेंगे? ममता बनर्जी तो कहती हैं कि क्या है। देखिए, मैं सबसे पहले रिपब्लिक बांग्ला के शुभ प्रारंभ होने के लिए जी रिपब्लिक भारत के जितने भी सहयोगी गण हैं उन सबको हृदय से बधाई देता हूं। धन्यवाद। पश्चिमी बंगाल के चुनाव में हम लोग भारतीय जनता पार्टी के लोक कल्याण संकल्प पत्र के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को लेकर के चुनावी मैदान में हैं। स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 6 वर्ष के दौरान जो कार्य पूरे देश के अंदर किए हैं और एक मुख्यमंत्री के रूप में प्रदेश के अंदर जो कार्य पिछले 4 वर्षों के दौरान करने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ है, उन्हीं मुद्दों को लेकर के हम लोग इस चुनाव में बंगाल में भी हैं। जहां तक बात बंगाल के अंदर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री सुश्री ममता बनर्जी जी के द्वारा की जाने वाली टिप्पणियों को लेकर के है, देखिए कुछ चीजें मैं साफ कह देना चाहता हूं कि 10 वर्ष पहले ममता दीदी जिन मुद्दों को लेकर के आई थी, उन्होंने मां, माटी और मानुष की बात की थी। आज बंगाल कहां खड़ा है? बंगाल की पूरी परंपरा पर हम गौरव की अनुभूति करते हैं। बंगाल भारत की सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की धरती रही है। बंगाल देश के महान क्रांतिकारियों, वैज्ञानिकों, समाज सुधारकों की धरती रही है। अध्यात्म और धर्म को एक नई दिशा देने वाली धरती रही है। बंगाल के अंदर बंगाल ने कला संस्कृति के क्षेत्र में अभिनंदनीय कार्य किया है, लेकिन वो बंगाल कहां गया जिस बंगाल को इस रूप में देश स्मरण करता है? आजादी के बाद देश को राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत देने वाला बंगाल आज हिंसा, अराजकता, भ्रष्टाचार इसका पर्याय क्यों हो गया है? याद करिए, कभी बंगाल देश की इकोनॉमी का एक स्तंभ माना जाता था, आज कहां गया है? पर कैपिटा इनकम बंगाल की देश के अंदर सबसे अच्छी मानी जाती थी, आज कहां पर है? और जहां तक 4 वर्षों की बात जहां तक यूपी की बात ममता दीदी करती है जी, तो मैं तो कह सकता हूं 1947 से 2017 तक उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय जितनी थी, हमने 2017 से 2021 के बीच में उसको दोगुना से ऊपर करने में दोगुने से ज्यादा पहुंचाने में हमें सफलता प्राप्त हुई। यूपी की जीडीपी दोगुनी हुई है। यूपी देश के अंदर 2015-16 में 6ठी अर्थव्यवस्था माना जाता था, आज दूसरी अर्थव्यवस्था यूपी है देश की। यूपी के अंदर चल रहे कार्य, 4 वर्ष में 40 लाख गरीबों को प्रधानमंत्री आवास हमने दिया है। लगभग 2.25 करोड़ गरीबों को शौचालय दिए हैं। 6 करोड़ गरीबों को
आयुष्मान भारत का 5 लाख रुपए की निःशुल्क सालाना स्वास्थ्य बीमा का कवर दिया है। घबरा रही है दीदी। और 2,42,00,000 किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ दिया है। ये वे योजनाएं हैं जो भारत सरकार की योजनाएं थी, सभी राज्यों के लिए लागू हुई थी। सभी राज्यों के लिए थी। हमने यूपी में लागू किया, उसका लाभ यहाँ की जनता को मिला। बंगाल ने नहीं लागू किया तो स्वाभाविक रूप से बंगाल की जनता उससे वंचित है। हम दीदी से ही पूछना चाहते थे कि इन योजनाओं में तो कुछ भी नहीं लगना था बंगाल का। ये तो भारत सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के रूप लागू होने वाली योजनाएं थी। नेशनल पोर्टेबिलिटी के अंतर्गत हम 14 करोड़ गरीबों को निःशुल्क राशन दे रहे हैं। बंगाल के अंदर क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि उन्होंने नेशनल पोर्टेबिलिटी नहीं लागू किया, प्रधानमंत्री आवास योजना नहीं लागू किया, आयुष्मान भारत लागू नहीं किया, प्रधानमंत्री किसान सम्मान लागू नहीं किया। तो आखिर जनता को लाभ मिलेगा कैसे? एक दूसरा, बंगाल के अंदर तमाम संभावनाएं थी। बर्फीली चोटियां बंगाल के अंदर, एक लंबा चौड़ा समुद्री तट बंगाल के अंदर, सुंदरबन बंगाल के अंदर, लहलहाते खेत बंगाल के अंदर, पर्याप्त जल संसाधन बंगाल के अंदर, मछुआरा समुदाय के उन्नयन के लिए ढेर सारी संभावनाएं थी। इन सभी संभावनाओं को क्यों टीएमसी के भ्रष्ट कार्यकाल ने आम जन की, वहां के नौजवानों की भावनाओं के साथ सरकार ने क्यों पानी फेरने का काम किया है? तो बाबा, इसी पर हम दीदी की बात कर रहे हैं। तो मेरे को तो ये समझ नहीं आ रहा कि दीदी की असली दिक्कत आपके भगवा कपड़े से है या फिर इन पॉइंट से है या इन विषयों से है कि आप ये असलियत सामने रख देंगे कि जो पश्चिम बंगाल की जनता को मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। देखिए, दीदी की दिक्कत उन सब से है जो टीएमसी के भ्रष्टाचार, उनकी अराजकता और उनकी गुंडागिर्दी के मार्ग में बाधक है। उन्हें मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी विकास और सुशासन के मुद्दे को लेकर के चुनाव में मैदान में आई है। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है सो करके दिखाती है। तो स्वाभाविक रूप से टीएमसी के लिए सबसे बड़ी दिक्कतें हैं, इसलिए बहाना करती है। कभी दुर्गा जी को की पूजा को उन्होंने बैन करने का प्रयास किया था, पूरी कोशिश की थी। कोलकाता हाई कोर्ट को कहना पड़ा था कि अगर यूपी में दुर्गा पूजा हो सकती है तो कोलकाता के अंदर क्यों नहीं? ये टिप्पणी माननीय न्यायालय की है। और बंगाल में दुर्गा पूजा नहीं होने देती, सरस्वती पूजा नहीं होने देती, जय श्री राम के नारे पर गुस्सा होती हैं। और जब बात आती है बंगाल के अंदर तो स्वाभाविक रूप से कभी वो भगवा को गाली देती है, कभी प्रधानमंत्री जी को गाली देती है, कभी। लेकिन बदल गई है दीदी। इलेक्शन आते आते तो उन्होंने चंडी का पाठ भी पढ़ा। कई लोगों ने बोला गलत पढ़ा, मैं उस पर नहीं जाता। उन्होंने तो चंडी का पाठ भी पढ़ा, उन्होंने तो मंदिर भी गई, सुबह सुबह गई, मंदिर में जा रही थी, चोट लग गई, व्हील चेयर पे आ गई। लेकिन बाबा मैं आऊंगा उस पर, मैं दोबारा इस पे आता हूँ कि दीदी ने, ममता बंदोपाध्याय एक ऐसी नेता थी जिन्होंने लेफ्ट को हराया वहां, जिन्होंने लेफ्ट विंग और वहां पे लेफ्ट का जो करप्शन था उसके खिलाफ ही वो खड़ी हुई थी। लेकिन ये कहा जा रहा है, वहां की लोग कहते हैं कि कट मनी असलियत है, करप्शन असलियत है। मैं दोबारा आपके ऊपर आता हूँ बाबा। जब आप जाते हैं तो ममता बनर्जी पहले तैयार हो जाती है कि आज उन्हें क्या 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 बोला, उनको पता होगा। मैं गारंटी से बोलता हूँ उनको पता होगा कि आपकी रैली कहाँ है। आप एक रैली में एक भाषण देंगे, वो उसका काउंटर करेंगे। आपने अभी थोड़े दिन पहले एक कमेंट किया था कि मैं यहाँ पे विकास होना चाहिए, जो आपने कहा स्कीम्स लागू होनी चाहिए, तो उन्होंने कहा बंगाल के लिए कोई स्कीम आई नहीं। मैं वही कह रहा हूँ ना, ये स्कीम जिनकी बात मैंने की है, पीएम आवास योजना, यूपी 40 लाख गरीबों को एक एक आवास दे देता है जी 4 वर्ष में। बंगाल ने क्यों नहीं दिया? पीएम किसान योजना, इसमें तो हमें पोर्टल पे केवल किसानों को फीड करना था और अपलोड करके देते, वहां से पैसा डीबीटी के माध्यम से किसान के खाते में पहुंच जाता। आपने क्यों नहीं किया? आयुष्मान भारत की योजना, हर नागरिक को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर भारत सरकार दे रही थी, इन्होंने लागू नहीं होने दिया। ये चीजें साबित करती हैं कि विकास में, लोक कल्याण की योजनाओं में उनकी रुचि नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हाईवे, रेलवे, एयरपोर्ट,
एम्स, IIM, IIT एक जाल बिछरा पूरे देश के अंदर। आखिर बंगाल क्यों इससे वंचित है? इसका मतलब राज्य सरकार की रुचि इन सब में नहीं है। यूपी में 2 एम्स बन रहे हैं। हमारे यहाँ 70 वर्षों में जितना हाईवे बना होगा विगत 6 वर्षों के अंदर उससे दुगना बन गया है। हर इंटरस्टेट कनेक्टिविटी को हम 4 लेन की जोड़ रहे हैं। प्रदेश के अंदर 5 नए एक्सप्रेसवेज यूपी स्टेट गवर्नमेंट बना रही है। नए नए एयरपोर्ट बन रहे हैं। 5 नए इंटरनेशनल एयरपोर्ट यूपी के अंदर बन रहे हैं। बंगाल के अंदर क्यों नहीं हो पा रहे हैं? उनके अंदर तो संभावनाएं। हमारे पास तो कोई बर्फीली चोटी यूपी के अंदर नहीं, हमारे पास समुद्र का कोई किनारा नहीं, लैंडलॉक्ड स्टेट हमारे पास है। लेकिन उस सब के बावजूद यूपी का एक्सपोर्ट बंगाल से ज्यादा कैसे? यूपी की इकोनॉमी बंगाल की इकोनॉमी से अच्छी कैसे हुई? यूपी का किसान, यूपी का नागरिक बंगाल के नागरिक से ज्यादा खुशहाल कैसे हो गया? सरकार की नीयत साफ होनी चाहिए और राज्य और केंद्र मिलकर के अगर किसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं तो उसका लाभ कई गुना ज्यादा होता है। और आज ये यूपी के अंदर देखने को मिल रहा है, लेकिन बंगाल के अंदर रुचि के अभाव में उन्होंने लागू नहीं होने दिया है। इसके कारण बंगाल का हर व्यक्ति परेशान है। वहाँ बहन और बेटियां सुरक्षित महसूस करती हैं, वो असहाय हैं। वहाँ का युवा पलायन कर रहा है, किसान आत्महत्या कर रहा है। लेकिन ममता दीदी, इनकी कहीं भी कोई उनका पुरसा हाल नहीं, पूछने वाला कोई नहीं है। तो स्वाभाविक रूप से जनता के मन में एक आक्रोश पैदा होगा। आप तुष्टीकरण की राजनीति कब तक करेंगे? और तुष्टीकरण के नाम पर जन भावना के साथ खिलवाड़ कब तक आप करते रहे? तुष्टीकरण पे तो उन्होंने बाबा इलेक्शन कमीशन ने उन्हें नोटिस दिया, लेकिन उन्होंने खुल के बोला है मुसलमान इकट्ठे हो जाओ, मुसलमान इकट्ठे हो जाओ, एक नहीं कई बार इकट्ठे हो जाओ। तो देखिए, यही तो बंगाल की जनता पूछना चाहती है कि अगर आपको मुस्लिम वोट लेना है तो शेष समुदाय भी तो उसके बारे में सोचेगा। और इलेक्शन में का जो आदर्श आचार संहिता है, ये तो सीधे सीधे उसका उल्लंघन है। जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रही हैं, जिस प्रकार से उन्होंने बंगाल के अंदर जिस प्रकार से तुष्टीकरण की नीति पर चल करके बंगाल के सेंटीमेंट के साथ खिलवाड़ करने का कार्य किया है, इसी का तो वहाँ की जनता विरोध कर रही है। इसीलिए मैंने देखा है, मैं कल दार्जिलिंग में गया था जी, दूसरा कालियागंज में भी गया था। मैंने इस चीज को देखा है, बंगाल के अलग अलग जगहों पर मैं जाके देखा हूँ। हर एक जवान से एक शब्द निकल रहा है, गांव में हो, शहर में हो, गली में हो, मोहल्ले में हो, मैदान में हो या फिर पहाड़ में हो, हर एक के मुंह से एक ही शब्द निकल रहा है, जय श्री राम का। महिला हो, पुरुष हो, हर एक के मुंह से एक शब्द निकल रहा है, जय श्री राम का। आप जब स्टेज पे आते हैं, प्रधानमंत्री जी जब आते हैं, अमित शाह जी जब आते हैं, तो जय श्री राम के नारे लगते हैं। लेकिन मुझे वो याद है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का वो कार्यक्रम था, प्रधानमंत्री स्टेज पे थे, जय श्री राम के नारे लगे, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री नाराज होकर चली गई। ऐसा जय श्री राम से क्या? वही तो हम कह रहे हैं ना कि राम तो भारत की आस्था के प्रतीक है, हमारे जन्म के भी और मरण के भी कोई साथी है, कोई एक मंत्र है, तो राम का नाम है। मैं आपको इसमें रोक रहा हूँ बाबा। वो कहते हैं कि आप आधा लेते हैं, वो पूरा लेती है। वो कहते हैं जय सिया राम बोलो। सिया राम काउंटर है। श्री राम और सिया राम में कोई अंतर नहीं है। हमारे यहाँ श्री शब्द उसी के लिए लगाया जाता है जो श्री, ये लक्ष्मी का प्रतीक है, ये जो है मातृशक्ति का प्रतीक है। तो स्वाभाविक रूप से इस समझ की भूल हो सकती है, लेकिन श्री राम और सीताराम में कोई अंतर नहीं है। योगी आदित्यनाथ जी से बात हो, बाबा से बात हो, और मुख्तार अंसारी को आप की पुलिस पूरे 150 कैवलकेड गया, पूरा पीएसी की एक कंपनी गई, उस माफिया डॉन को जो पंजाब में था बाबा, बहुत सीरियस इशू है, बंगाल में भी उठ रहा है। बंगाल में उन्होंने उठाया, किस तरह से उसकी जात के ऊपर बात हो रही है, बंगाल में हो रही है, यहाँ। लेकिन मेरा सवाल यह है बाबा, मुख्तार अंसारी को आपने साफ कर दिया था कि आना तो पड़ेगा, और सिर्फ उसको नहीं, हर एक गुंडे को आना पड़ेगा। लेकिन उसमें जो लोग जात ढूंढते हैं, जाति ढूंढते हैं, क्या वो सही है? देखिए, अपराधी अपराधी होता है। दूसरा, राजनीति के अपराधीकरण का ये जीता जागता उदाहरण है कि कैसे कांग्रेस ने एक माफिया डॉन को अपने यहाँ शरण देकर के उसके सारे के सारे अनैतिक और अवैध कृत्यों को खुली छूट दे रखी थी।
माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के क्रम में जितनी सुरक्षा हो सकती थी उतनी सुरक्षा में ला करके जिस जेल में उन्हें डालना था उस जेल तक उसे पहुंचाने की व्यवस्था की गई है। कोई ये कहना कि हमने पीएससी की अलग से वो भेजी थी, कोई अलग से नहीं भेजी थी, सीमित संख्या में भेजी गई थी। माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश का अक्षरशः पालन करने का प्रयास किया गया है और हम चाहेंगे कि ये मामला न्यायालय का विषय है, न्यायालय उसमें आगे की सुनवाई करते हुए जिसने जो अपराध किया है उस अपराध के लिए उसको उस रूप में दंडित करे। आपने यूपी में, मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर पश्चिम बंगाल के लिए भी, केरल के लिए भी, तमिलनाडु के लिए भी और असम के लिए भी बड़ा इशू। लॉ एंड ऑर्डर आपने ये करके दिखाया कि आपने ये जितने भी डॉन है, ये नहीं, वेस्टर्न यूपी में सुंदर भाटी या फिर सुरेंद्र भाटी गैंग है, मेरे को नाम से याद नहीं आ रहा है, आपने उसको कराया। कई ऐसे गैंग है और ये कहे कि जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार आई है माफियाओं डॉन का एनकाउंटर हो रहा है, उनको जेल में डाला जा रहा है, उनके इस कृत्यों को माफ नहीं किया जा रहा है। लेकिन जब खासकर बात मुख्तार अंसारी की आती है तो ये कहते हैं कि बाबा और मुख्तार अंसारी की पुरानी जो मऊ के दंगे थे, आप तब सांसद थे, आपके काफिले पे वार हुआ था, आपको याद हो? देखिए, और ये कहा गया था कि वो इसी मुख्तार अंसारी ने करा। हम लोग जब किसी पद पर हैं तो बिना राग द्वेष के कानून को ही सर्वोच्च मानते हुए उसके दायरे में रहकर ही काम करते हैं। मेरी किसी से न व्यक्तिगत रंजिश है, न कोई राग द्वेष किसी के प्रति है, लेकिन अगर किसी ने अपराध किया है तो उसे उस अपराध की सजा मिलनी ही चाहिए। मैं इस बात का आग्रही हूँ और हम लोग शासन में रह करके इसी बात को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं कि हर पीड़ित को न्याय मिले, हर दोषी को सजा मिले। ये हम लोगों का अभियान का हिस्सा है और उसी के तहत कार्य हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत, अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत हम लोग सत्ता में आए थे जी। और हम लोग अपनी उसी नीति को आगे भी लागू करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। तो आपने ये जवाब दे दिया उन सबको जो ये कह रहे थे कि ये एक पर्सनल फाइट है, ये एक रंजिश है। आपने कहा आपकी कोई रंजिश नहीं है। एक सवाल उठ रहा था, क्या ये पहुंचेगा, सुरक्षित पहुंचेगा या नहीं, कहीं इसका एनकाउंटर तो नहीं हो जाएगा? आपने वो भी शांत कर। देखिए, एनकाउंटर किसी का फेक नहीं होता है जी। देखिए, क्लैरिटी देंगे तो पुलिस के जवान भी तो मनुष्य है ना। अगर कोई दुर्दांत अपराधी पुलिस पर गोली चलाएगा जी, तो आत्मरक्षा में पुलिस को भी गोली चलाने का पूरा अधिकार है और होना चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर की बात को मैं एक और विषय पे लूं। पश्चिम बंगाल में कल आपके पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष के ऊपर दोबारा वार हुआ। आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, आप तब कहीं थे लेकिन आपने आके एक कमेंट दिया था उस समय कैमरा के सामने आके, जब जगत प्रकाश नड्डा जी के काफिले पर वार हुआ था। कल आपके प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर वार हुआ, उनकी चोटें दिख रही, गाड़ी टूट गया, उनका हाथ पे पूरा। तो पश्चिम बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर हैज गॉन फॉर अ टॉस जिसे कहते हैं बाबा। देखिए, मैंने कहा ना कि बंगाल को टीएमसी ने और उससे पहले कम्युनिस्टों ने हिंसा, अराजकता और भ्रष्टाचार का पर्याय बना दिया है। बंगाल की जनता इसी से मुक्ति चाहती है और इसके लिए टीएमसी को और कम्युनिस्टों को पूरी तरह हटाना आवश्यक है और भारतीय जनता पार्टी को इसलिए वहां पे अपार जन समर्थन मिल रहा है। आपको लगता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी आएगी तो आप जब आज जा रहे हैं, आपकी 3 सभाएं हैं, आप ये जो यूपी मॉडल है आप इसको पश्चिम बंगाल की जनता के सामने आप जब रखते हैं तो आपको क्या रिस्पॉन्स मिलता है? बंगाल की जनता इसको एक्सेप्ट करती है? केंद्र सरकार के सभी कार्यक्रम को अगर राज्य सरकार अपने यहाँ उतारेगी तो ये राज्य सरकार को अतिरिक्त सहायता है। उत्तर प्रदेश ने इस भारत सरकार के और प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप प्रदेश के अंदर वे सभी कार्यक्रम लागू किए हैं जो लोक कल्याण से संबंधित हैं, जो डेवलपमेंट से संबंधित हैं। उसका लाभ यूपी को मिल रहा है, यूपी के प्रत्येक नागरिक को मिल रहा है। बंगाल के अंदर आने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी उन सभी योजनाओं को लागू करेगी तो राज्य सरकार को भी इसका लाभ होगा और सामान्य आम नागरिक भी उन योजनाओं से लाभान्वित होगा। आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। ममता बनर्जी कहती हैं कि यूपी और बिहार और यूपी से बहुत गुंडा आया, गुंडा आवे की होची
वो तो ये बोलते हैं कि यूपी से कौन आ रहे हैं, यूपी से गुंडे आ रहे हैं, हो क्या रहा है? देखिए, यूपी की जनता को यही तो दुर्भाग्य है कि भारत के संविधान की शपथ लेने वाली एक राजनेता और एक राज्य की मुख्यमंत्री भारत की संप्रभुता पर कुठाराघात इस प्रकार के शब्दों के माध्यम से कर रही है। यूपी और बिहार के लोगों को आप कोसेंगे तो स्वाभाविक रूप से जनता इन सब को देख रही है। अब उनकी कोई चाल चलने वाली नहीं है, कोई सफल नहीं होने वाली है। बीजेपी फुल मेजॉरिटी के साथ बंगाल के अंदर सरकार बनाएगी और बंगाल के नागरिकों की बहुत प्रतीक्षित जो उनकी मांगे हैं उन सभी को पूरा करने का कार्य भारतीय जनता पार्टी सरकार बंगाल के अंदर करेगी। एक सवाल है बाबा, वैसे तो कांग्रेस इस बार पश्चिम बंगाल में है ही नहीं, लेकिन पंजाब के कई मंत्रियों ने आपके खिलाफ टिप्पणी करी, चाहे वो मुख्तार का विषय हो या फिर लॉ एंड ऑर्डर का इशू हो। अब पश्चिम बंगाल में जब वो किसानों की बात आई, जो फार्मर्स प्रोटेस्ट हुआ था, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी इसका आया बाबा, थोड़ा सा हुआ। आपने यूपी, नोएडा, गाजियाबाद के बॉर्डरों पे किसान आए, पंजाब से कई लोग आए, यूपी से आए। टिकैत ने कहा मैं करूंगा, एक टिकैत उनके भाई ने कहा बंद कर दो, दूसरे टिकैत भाई दोनों अलग अलग हो गए। नरेश टिकैत ने कहा बंद करो, राकेश टिकैत ने कहा करते रहो। किसानों का मूवमेंट, ममता बनर्जी ने कहा था कि मैं राहुल गांधी से बात करूंगी, ये किसानों की मूवमेंट बंगाल भी आएगी। कांग्रेस है ही नहीं बंगाल में, राहुल गांधी तो एक बार कदम नहीं रखा डर के मारे बंगाल में। देखिए, कांग्रेस को अपने कृत्यों की सजा बंगाल के अंदर मिली है, कम्युनिस्टों को भी मिल चुकी है, अब टीएमसी की बारी है। जहां तक किसान संबंधी बिल के मामले हैं जी, यूपी में इसका कोई असर नहीं है। यूपी का हर किसान के उत्थान के लिए मोदी जी के नेतृत्व में जो कृषि सुधार से संबंधित अधिनियम पास हुए हैं उनका पूरा समर्थन यहाँ का किसान करता है। कुछ चंद निहित स्वार्थी तत्व जिनको खेती किसानी से कोई मतलब नहीं, वे लोग भले ही इसको प्रोपेगेंडा बनाने का प्रयास कर रहे हों, लेकिन उसका कोई असर नीचे नहीं है। वो ठीक है, एक सामान्य धरने के माध्यम से लोग अपनी बात को या पंजाब से जुड़े हुए कुछ किसानों की बातों का समर्थन कर रहे हो, लेकिन कॉमन किसान इसको स्वीकार नहीं कर रहा। आप कह रहे हैं नहीं चौधरी अजीत सिंह का मौका ढूंढ रहे थे कि कुछ मिल जाए उनका राजनीति। चौधरी अजीत सिंह की स्थिति 2014, 2017, 2019 और अभी हाल ही में हुए उपचुनाव के माध्यम से देखा गया है। तभी तो वो मौका ढूंढ रहे थे, आप कह रहे हुआ ही नहीं कुछ। वहाँ ना ऊपर है ना नीचे है, जब कहीं नहीं है तो कोई मतलब नहीं उसका। एक सवाल मैं दोबारा आ रहा हूँ मुख्तार पे, मेरे को अभी अचानक याद है, सिटिंग बीएसपी के एमएलए आप ही की प्रदेश में बहन जी ने कहा था कि मैं लॉ एंड ऑर्डर कर दूंगी। बीएसपी बहुत ज्यादा डेसिमेट हो गई है, आपकी पार्टी में भी कई बीएसपी के पुराने लोग हैं बाबा आज, तो बीएसपी के सिटिंग एमएलए हैं ये मुख्तार अंसारी जो अब की जेल में। मेरा सवाल रह गया था इसलिए मैं दोबारा इस पर। तो देखिए, यही तो जनता देख रही है कि कानून व्यवस्था पर उंगली उठाने वाले तत्व कौन है। ये वही लोग हैं, कोई मुख्तार अंसारी को पाल के रखता है, कोई अतीक अहमद को पाल के रखता है, और जब भी इनकी सत्ताएं आई, इनकी आड़ में इन्होंने कैसे कैसे अत्याचार और जुल्म जनता पे ढोए हैं, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। उत्तर प्रदेश के अंदर जनता ने इसीलिए इन सबको एक्सपोज किया है और इन लोगों को सत्ता से बेदखल भी किया है। आप केरल जाते हैं, अब तमिलनाडु जाते हैं। केरल में मुझे याद है मुख्यमंत्री बनने के बाद शायद आपका दूसरे राज्य में वो पहला था, आपने वो बड़ी फैंसी सी अंपायर कैप पहन के बहुत लंबा पद यात्रा की थी, मैं तो थक गया था। लेकिन जब यूपी मॉडल केरल में जाता है, केरल में राहुल गांधी जाते हैं, कहते हैं समुद्र में डुबकी मारते हैं, बोलते हैं यहाँ तो सब ठीक है। आप जाते हैं वहां पे आरएसएस का जो कार्डर है बाबा वो बहुत स्ट्रांग है केरल में, चाहे बीजेपी पावर में नहीं है। जब आप जाते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पे, योगी आदित्यनाथ के तौर पे, आपको क्या दिखता है केरल और तमिलनाडु में लोगों का बीजेपी की तरफ क्या है रुझान है? देखिए, एक उम्मीद देश की जनता को प्रधानमंत्री मोदी जी में दिखती है, और जिस ईमानदारी और जिस प्रतिबद्धता के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी ने विगत 6-7 वर्षों से देश का नेतृत्व दिया है, वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाया है, यह हर व्यक्ति, भारत का हर नागरिक इसका प्रशंसक है, उसको फॉलो करना चाहता है। और इसलिए हर एक जगह
प्रधानमंत्री मोदी जी और बीजेपी के प्रति आम जन के मन में एक अच्छी धारणा बनी है। केरल के अंदर भी, तमिलनाडु के अंदर भी अभी हाल ही में हुए चुनाव में जनता उस सेंटिमेंट के साथ जुड़ी है और हम लोग जाते हैं तो पब्लिक के उस सेंटिमेंट को देखा और समझा जा सकता है। आखिरी सवाल होगा, बंगाल में आपको लगता है इस बार बीजेपी जीतेगी या फिर आप टक्कर देंगे सर? क्योंकि सब लोग ये कह रहे हैं फुल टक्कर तो है। फुल मेजोरिटी के साथ बीजेपी की सरकार वहां पे बनने जा रही है। कोई संदेह 3 चरणों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं जी। अब तक के रुझान बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बंगाल के अंदर बनाएगी। अमित शाह जी कहते हैं 200 सीटों से ज्यादा है। हाँ, एकदम माननीय गृह मंत्री जी का जो अनुमान है वो कभी व्यर्थ नहीं जाता है। उन्होंने फील्ड में व्यापक काम किया है और इसलिए जो भी उन्होंने बातें कही, पूर्वानुमान लगाए हैं, वो अक्सर सही बैठते हैं। योगी आदित्यनाथ जी, आखिरी सवाल है मेरा, लैंड करने वाले हैं। फिर ये था कि यूपी मॉडल को अगर आप, क्योंकि जब मुझे याद है जब प्रधानमंत्री गुजरात के मुख्यमंत्री थे, कहीं भी जाते थे तो उनकी पहचान गुजरात मॉडल से होती थी। योगी आदित्यनाथ, ठीक है, आपको लोग आपके वस्त्रों से या आपकी आइडियोलॉजी से जोड़ना चाहते हैं, जो आपका विपक्ष है, जो आपका ऑपोजिशन है, वो आपको भगवे से जोड़ता है, कहता है कि एक्सट्रीम राइट विंग है ये। लेकिन जो जनता ने, अगर यूपी में भी इलेक्शन आ रहे हैं, 4 साल से ऊपर हो चुका है, तो यूपी मॉडल आपको लगता है कि जो आपने सोचा था शुरुआत में आप वो अचीव कर पाए हैं? हाँ, यूपी पिछले 4 वर्षों के अंदर बेहतर स्थिति में पहुंचा है, लेकिन इससे भी बेहतर बनाने की गुंजाइश है। उस दिशा में हम प्रयास कर रहे हैं और कार्य कर रहे हैं, पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहे हैं। चुनाव के पहले पार्टी ने एक लोक कल्याण संकल्प पत्र जारी किया था। उस लोक कल्याण संकल्प पत्र को अक्षरशः उतारने और प्रदेश की 24 से 25 करोड़ जनता के जीवन में खुशहाली लाने के साथ उनकी आय में कैसे वृद्धि हो, रोजगार का सृजन कैसे हो, गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं और समाज के प्रत्येक तबके के लिए उस प्रकार की नीतियों को बनाना, उसका प्रभावी क्रियान्वयन करना और प्रदेश को देश की एक बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों ने जो कार्य किए हैं, आज उसके परिणाम सामने आ रहे हैं। आपको लगता है कि आगे आने वाले इलेक्शन में सपा या बसपा कहीं खड़े नहीं होते? कांग्रेस का तो मैं नाम भी नहीं लेता हूँ। देखिए, बीजेपी यूपी में 2017 की पुनरावृत्ति करेगी और भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से उत्तर प्रदेश के अंदर बनेगी। दैट वाज द यूपी चीफ मिनिस्टर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं पश्चिम बंगाल में तो 200 से ज्यादा सीट आ ही रही हैं, जो अमित शाह जी ने कहा है। वो कह रहे हैं कि उनके नंबर गलत नहीं होते। कह रहे हैं आगे आने वाले जो यूपी के इलेक्शन है उसमें भी बीजेपी आएगी। मुख्तार अंसारी से लेके पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जवाब दे रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क से खास बातचीत। बहुत बहुत धन्यवाद।